Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. पहला आर्टिकल वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में है. सेकेंड आर्टिकल बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन ट्रीटी के बारे में है. देन केरला डिमांड्स टू अमेंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका थर्ड आर्टिकल है. फोर्थ आर्टिकल कैटरीन एक्सपेरिमेंट के बारे में है. आइए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से. देखिए, ये तो आप सभी को पता होगा, इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री में से एक है, जहां पर अभी हाल फिलहाल में इंडिया की पॉपुलेशन 146 करोड़ के आसपास है, मतलब इससे थोड़ी ज्यादा है. एंड इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो समवेयर अराउंड 1.9 है, यानी रिप्लेसमेंट रेट से हम नीचे की तरफ अब जा रहे हैं. अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात की जाए तो अभी भी इनमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट है काफी हाई देखने को मिल रहा है. इवन बांग्लादेश में भी, इंडिया में कम हुआ है, नेपाल में कम हुआ है, श्रीलंका में कम हुआ है, भूटान और इवन चाइना, सभी कंट्रीज में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है. तो कहते हैं कि भाई देखिए, आप इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबिलिटी नेक्स्ट 40 ईयर में इंडिया अटेन कर पाएगा. अभी आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी. अब ऐसा होता है ना कि एक हैवी व्हीकल है, ब्रेक लगती है तो ब्रेक लगते लगते भी टाइम लगता है उसको स्टॉप पोजीशन में आने में. तो 170 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन होगी आज से 40 साल बाद, और उसके बाद हमारी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट होगी. तो ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की है आपके यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने. अब इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था एंड ये आपकी अंडर यूएनडीपी के ऑपरेट करती है. ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है एंड ये आपकी वर्ल्ड में कहां पर कितने बच्चे हो रहे हैं इन सब से रिलेटेड आपका डाटा ये प्रोवाइड करती है. अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक क्राइसिस के बारे में बात की अपनी इस रिपोर्ट में. इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि देखिए, जो रियल फर्टिलिटी क्राइसिस है वो इस बात में है कि लोगों के पास ऑटोनॉमी नहीं है, मतलब लैक ऑफ एक्सेस कॉन्ट्रासेप्शन का, इंफॉर्मेशन का और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज का. इसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है और इसको ठीक करने के लिए आपको 3 स्टेप लेने चाहिए. रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, जहां पर इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सके, एंड जेंडर इक्वालिटी, जहां पर दोनों जेंडर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सोच सके, एंड इवन हेल्थ केयर सिस्टम्स, तो जहां पे आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट कर सके. अभी इंडिया के डाटा की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको कहा कि पॉपुलेशन एस्टिमेट 100 करोड़ 146 करोड़ पीपल का है हमारे पास. 170 करोड़ तक हम पहुंचेंगे एंड फिर हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगी. अगर अर्ली पॉपुलेशन की बात की जाए तो जो यंग एज पॉपुलेशन है, जैसे 0 to 14 24% पॉपुलेशन है, फिर 10 से 19 के बीच में 17%, फिर मेजॉरिटी अगर हम बात करें 10 से 24 साल के बीच में 26% और 15 से 64 साल की उम्र में 68% हमारी पॉपुलेशन आज की डेट में है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 ईयर की है मेल की एंड फीमेल की 74 है. एल्डरलीज की बात की जाए तो 65 प्लस एज के 7% पॉपुलेशन है और आने वाले समय में एल्डरली हेल्थ केयर के लिए और उनके लाइक फिजिकल चैलेंजेस के लिए, जैसे हो सकता है कि आपको कुछ पेंशन स्कीम्स वगैरह इंप्लीमेंट करनी पड़े, तो वो कुछ चैलेंजेस आपको सामना करना पड़ सकता है. तो दीज आर द थिंग्स दैट आपको याद रखनी है इस पूरे आर्टिकल में. आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन. अब टोटल 49 कंट्रीज ने इसे साइन कर दिया. इस ट्रीटी को फोर्स में आने के लिए 60% की आप ये कह सकते हो रेटिफिकेशन की जरूरत है. तो अभी 49 हुए तो 11 और चाहिए. अभी ये इकलौती आपकी ऐसी ट्रीटी है जो आप ये कह सकते हो कि बात करती है हाई सी की. तो कई बार इसे हाई सी ट्रीटी के नाम से भी आप जानते हो. एंड इसमें लीगली बाइंडिंग आपका ये एग्रीमेंट है जहां पर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज के बारे में बात किया जाता है, मरीन बायोलॉजी को. अब ये लगभग 64% आपके वर्ल्ड ओशन को कवर करता है, अर्थ के 43% एरिया को. एंड अभी तक आप अगर कंजर्वेशन की बात करें तो अर्थ का 1.2% एरिया भी ही आपका कंजर्व्ड है. ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि जो वो वर्ल्ड का जो ओशन है वो 2/3 वर्ल्ड को कवर करता है. तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर इनिशिएटिव होगा जहां पर हमारा फोकस ये है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रमोट कर सके, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रमोट कर सके डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर फोकस करें डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, मरीन कंजर्वेशन के ऊपर हमारा फोकस होगा, आपस में कोऑपरेशन प्रमोट करना, और इवन इन केस कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है
तो उसके लिए जैसे माइनिंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करना होगा एंड यहाँ पर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसके बारे में सबसे पहले बात हुई थी 2004 में, 2017 में यूएन जनरल असेंबली का एक रेजोल्यूशन आया, 2023 में ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया और अभी सिग्नेचर के लिए ओपन है, बट देखते हैं कौन कौन कंट्रीज इसको साइन करते हैं। इंडिया ने 2024 में से ऑलरेडी साइन कर दिया। तो जैसे मैंने कहा कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ऑलमोस्ट 30% ग्लोबल ओशन को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, बेनिफिट शेयरिंग की बात करता है और काफी साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात करता है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो कि आप ये कह सकते हो कि कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करेगा एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। नाउ केरला में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की। इशू क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि वाइल्ड लाइफ का अटैक ह्यूमंस के ऊपर इंक्रीज हो रहा है और कैजुअलिटीज और डिस्ट्रक्शन क्रॉप का इंक्रीज होता जा रहा है। लगभग 9000 के आसपास आपको केसेस देखने को मिले हैं, इंजरीज देखने को मिली और 900 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है 2016 से 25 के बीच में जो भी एनिमल अटैक्स हुए हैं उसके अंदर। लगभग 900 से ज्यादा यहाँ पर पंचायत है, उसमें से 300 के आसपास आपकी पंचायत में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिले, चाहे आप एलिफेंट्स की बात करो, टाइगर्स, लेपर्ड्स, बिशन, वाइल्ड बोर, आप मकाओ की बात करें, पीफाउल की बात करें, इन सब से कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि लोकल पॉपुलेशन को थोड़ा खतरा आपको देखने को मिला है। देन यहां पर अगर हम बात करें तो शेड्यूल 1 जो है उसके अंदर भी कुछ एनिमल्स आते हैं। तो यहां पर केरला गवर्नमेंट ये कहते हैं कि भी शेड्यूल 1 में जो आपके एनिमल्स आते हैं आप उनको भी हमें मारने की परमिशन दीजिए यहां पर, ताकि अगर इन केस अगर कोई भी चीज ह्यूमन के लिए खतरा हो या क्रॉप्स के लिए खतरा हो हम उसको एलिमिनेट कर सकें। तो कहते हैं कि भी कई बार ऐसा होता है कि भी कोऑर्डिनेशन में आपको बहुत ज्यादा डिले देखने को मिलता है, ब्यूरोक्रेसी के काफी सारे हर्डल्स हैं, ह्यूमन लाइफ का रिस्क है यहाँ पे एंड इवन यहाँ पर आप ये मान के चलो कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो भी आपके रिस्ट्रिक्ट करते हैं इफेक्टिव ह्यूमन या आप कह सकते हो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को। तो कहते हैं कि यहाँ पर आप ये देखिए कि जो ज्यादातर प्रॉब्लम है जैसे कैटल ग्रेजिंग के कारण आपको देखने को मिलती है, लैंड यूज पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रही है कुछ जानवरों की उनकी वजह से भी हो रही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जैसे मैंने कहा कि हमने इंक्रोचमेंट कर दी है वाइल्ड लाइफ एरिया में उसकी वजह से भी देखने को मिल रही है एंड इवन जो फ्रूट क्रॉप्स आज की डेट में हम उगा रहे हैं उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो एनिमल्स हैं फूड की तलाश में यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं शेड्यूल 1 में आपके वो एनिमल्स हैं जो हाईएस्ट प्रोटेक्शन में रहते हैं, थोड़ी कम प्रोटेक्शन शेड्यूल 2 को दी जाती है, शेड्यूल 3 में प्लांट्स आते हैं एंड शेड्यूल 4 में आपके साइट्स के एनिमल्स आ जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई सबसे पहले आप किसी भी एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर करते, उसके बाद अथॉरिटीज इस चीज को देखती है कि भाई लाइक किस तरह से लाइक वो उस एरिया में इशू क्रिएट कर रहा है, देन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कुछ आपके प्रोग्राम्स इंकरेज किए जाते हैं एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो पॉलिसीज और टेक्नोलॉजीज के थ्रू जैसे ड्रोन्स का यूज करके या फेंसिंग वगैरह का यूज करके, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का यूज करके हम ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब अगला जो आर्टिकल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट एक एक्सपेरिमेंट है जो जर्मनी में कंडक्ट किया जा रहा है और इसमें न्यूट्रिनो के मास को एक लिमिट के अंदर कहा कि भाई देखो ये 8.8 इंटू 10⁻⁷ से ज्यादा नहीं हो सकता, टाइम से ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी आपके इलेक्ट्रॉन के मास से। तो अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल डेज तक आपके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए हैं और बार बार डाटा को चेक किया गया, उसके बाद ही इस डाटा को रिलीज किया गया और इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर करना न्यूट्रिनो के मास को। तो यहाँ पर बेटा डिके ऑफ टेट्रियम यहाँ पर देखा जाता है और उसके बेसिस पे आप न्यूट्रिनो के मास को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रिनो मास फाइंडिंग से आपको क्या फायदा होगा, देखो इससे कहीं ना कहीं आप कॉस्मोलॉजी को और बेटर वे में समझ पाएंगे, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं बेटर मेजरमेंट्स न्यूट्रिनो की ऑब्जर्व कर पाएंगे एंड मोर ओवर यहाँ पर आप ये मान के चलो कि इस डाटा का फायदा ये भी है कि इससे हम इंप्रूव कर पाएंगे अपने बाकी अदर एक्सपेरिमेंट्स जो सेम तर्ज पे चल रहे हैं, जैसे मेंस 2 करके, लॉस अल्मोस करके एक आपका प्रोग्राम है, उसमें भी इसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर जैसे न्यूट्रिनो क्या होते हैं, ये एक न्यूट्रल टाइनी पार्टिकल है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के तौर पे आप जान सकते हो, ये लिप्टॉन फैमिली से बिलोंग करते हैं
एंड ये बहुत वीक फोर्स ऑफ न्यूक्लियर इंटरेक्शन के थ्रू जाने जाते हैं। लाइक आप ये कह सकते हो कि इनकी प्रेजेंस अभी भी मेरे साथ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो इंटरेक्ट कर रहे होंगे, बट मेरी बॉडी के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। तो जनरली आप ये देख के चलिए कि सन, सुपरनोवा और रेडियो एक्टिव डिके या न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इन सब से ही ये न्यूट्रिनो रिलीज होते हैं एंड हम कॉन्स्टेंटली इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बट इनका कोई हार्मफुल इंपैक्ट नहीं है ह्यूमन बॉडी पे। तो यहां पर आज के डिस्कशन में आपको इतना ही याद रखना था। आई होप आपको डिस्कशन समझ में आई हो। आज के लिए इतना ही था, कल मिलते हैं एक बार फिर से। धन्यवाद।